जी 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 जी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज ना हम शुरू करते हैं जो चैप्टर नंबर 1 है सेकंड फर्स्ट ईयर का। इसका नाम है जी नंबर सिस्टम। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है उसके अंदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर से ना रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इधर थोड़ा सा मैं आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। इधर तो एक दो सवाल ही हैं, लेकिन ये अक्सर इस टॉपिक से रिलेटेड ना ये चीज़ें अगर वो पूछी जाए ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसका किस तरह जवाब देना है। तो इधर ये नज़र आ रहा है ना आपको? सर ये नज़र आ रहा है स्क्रीन जो है? आ रहा है सर। ठीक है। जी जी, आ रही है। अच्छा, ये ना रैशनल नंबर की ना डेफिनेशन ये होती है कि आप पी बाय क्यू की फॉर्म में ना किसी चीज़ को लिख सकें। एक मिनट, यहाँ से ज़रा मैं इसके साइज ज़रा सेट कर लूँ। हाँ जी, अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? अगर कोई नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, मसलन इस तरह अगर हम लिखें ना पी बाय क्यू की फॉर्म में, तो हम कहते हैं ये ना रैशनल नंबर है। और साथ एक ना इसकी ये शर्त होती है कि जो पी और क्यू है ये बिलोंग्स करने चाहिए जेड में। अब जेड से मुराद है इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं? जो जीरो, उसके अलावा +-1, +-2 एंड सो ऑन। इधर से ना आपने नंबर लेने होते हैं। अब मसलन मैं कहता हूँ यहाँ से ना हम कोई से दो नंबर ले लेते हैं। एक ले लेता हूँ 5 और एक मैं ले लेता हूँ 7। अब 5 भी जो है ये जेड में बिलोंग्स करता है और 7 भी जेड में बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे ये जो है ना 5/7 ये रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी 25 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3, अगर हम 25 को सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 5 और नीचे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि 5/3 ये भी जो 5 है ये भी इसमें पाया जाएगा और जो 3 है वो भी इसके अंदर पाया जाएगा। तो हम कहेंगे 5 और 3 क्योंकि जेड में बिलोंग करते हैं, इस वजह से ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम इस तरह की कोई चीज़ लिखें, मिसाल के तौर पे अगर हम यूं लिख दें स्केयर रूट, मसलन ये मैं लिख देता हूँ स्केयर रूट 7 डिवाइडेड बाय 4। अब जो स्केयर रूट 7 है ना ये जेड में नहीं बिलोंग्स करता। 7 तो बिलोंग्स करता है लेकिन स्केयर रूट 7 जो है वो जेड के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अगर होता ना स्केयर रूट 9 तो स्केयर रूट 9 का बन जाना था 3, तो 3 इसके अंदर आ जाना था। लेकिन इस जगह पर है स्केयर रूट 7। स्केयर रूट 7 जो है वो जेड में बिलोंग्स नहीं करता है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। क्योंकि ये पी बाय क्यू की फॉर्म में तो है लेकिन जो पी है यानी कि ऊपर वाली जो टर्म है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो इसी तरह अगर हमारे पास हो स्केयर रूट और स्केयर रूट के अंदर खाली लिखा हो जी मसलन 25, तो अगर ये पूछा जाए ये रैशनल है या इरेशनल है, तो हमें पता है स्केयर रूट 25 जो है ना वो 5 के बराबर होता है। उसके नीचे हम खुद 1 लिख सकते हैं। तो 5 भी इसमें पाया जा रहा है और 1 भी इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे 5/1 जो है ये रैशनल नंबर है, यानी कि स्क्वायर रूट 25 ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आ जाए स्क्वायर रूट 24, अब जो 24 है ना इसने मजीद सॉल्व नहीं होना और ये इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। तो हम कहेंगे 24 ये इरेशनल है और जो 25 है ना वो रैशनल है। अच्छा, अब इधर से हमें ये बात पता चली कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम लिख लेना 2 लिख लें या 3 लिख लें, उसके अलावा 4 लिखेंगे तो वो रैशनल होगा। 5 लिख लें, फिर उसके अलावा 6 लिख लें, तो ये सारे इरेशनल होते हैं। तो एक सवाल ये भी पेपर में पूछा जाता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर हो, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, इससे मुराद ये अगर स्क्वायर रूट में 2 लिखा हो, स्क्वायर रूट में 3 लिखा हो, स्क्वायर रूट में 5 लिखा हो, स्क्वायर रूट में 6 लिखा, बल्कि 7 लिखा हो क्योंकि 7 प्राइम है, फिर 7 के बाद 11 लिखा हो, तो ये सारे जो है ना इरेशनल नंबर होंगे। तो एक तो ये रैशनल और इरेशनल नंबर के अंदर ना फर्क होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी बताएं
22/7 जो है ये रैशनल है या इरेशनल है। अब जो 22 है ये जेड में बिलोंग्स करता है, और 7 भी ये जेड के अंदर यानी कि इंटीजर्स के अंदर ये बिलोंग्स करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 22/7 है ना, ये हमारे पास क्या है जी, रैशनल नंबर है। लेकिन जो पाई होता है, पाई की जो वैल्यू है ना वो होती है 3.14। अच्छा, 22/7 इसकी भी वैल्यू 3.14 के राउंड ऑफ होती है, लेकिन ये आपके पास रैशनल होगा, और जो पाई है ना वो इरेशनल होगा। अब पाई जो है वो इरेशनल क्यों है, इसकी एक और वजह भी है। इसके अंदर ना मजीद दो चीजें ना वो भी आपने देखनी होती हैं, यानी कि रैशनल और इरेशनल के अंदर। एक तो ये है कि आपने उसको देखना है कि वो जेड में बिलोंग्स करता है या नहीं करता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो चीज़ होती है जो इसके अंदर देखी जाती है वो होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कि ये जो हमारे पास नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इससे मुराद ये है कि मसलन अगर हमारे पास यूं कोई लिखा हो जी 4/5 लिखा हो, अब इसको हमने ये देखना है कि इसका आंसर कितना आ जाता है। मसलन हम यूं पॉइंट लिखेंगे और इस जगह पर जीरो लगाएंगे, 5 8 जार 40, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, टर्मिनेटिंग आ गई, यानी कि आंसर इसका ना खत्म हो गया एक दो डिजिट के बाद। तो ये जो टर्मिनेटिंग होता है ना ये रैशनल होता है। और अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जिसकी आखिरी जो वैल्यू है ना वो हमारे पास उसका हमें ना पता हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। मसलन अगर मैं इसकी मिसाल दूं कि अगर 5/12 लिखें, 5/12, अब 5 अंदर लिखेंगे 12 बाहर लिखेंगे। अब पॉइंट लगाकर इधर जीरो लगा देंगे। 12 4 टाइम्स 48 होता है। उसके बाद इसको माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर जीरो लगा लेंगे। उसके बाद 20 यानी कि 12 1 जार 12, इधर फिर 8 बच जाएगा। अब फिर जीरो लगाएंगे, फिर 6 टाइम्स ये 72 होगा। अब ये बार बार ना यही चीज आती रहेगी, फिर 8 आ जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर इधर 6 लगाएंगे। तो ये चीज ना इस तरह बार बार चलती रहेगी। मसलन इस जगह पर फिर 72 फिर 8, तो ये सेम ना इस तरह चलती रहनी है। तो ये जो चीज है जो इस तरीके की लिखी जाए जिसके अंदर लास्ट टर्म ना आ रही हो, तो ऐसी चीज के अंदर फिर आपने ये देखना होता है क्या कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही है बार बार। अगर चीज रिपीट हो रही हो, मसलन ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर के अंदर आता है। यानी कि इतने लंबे चक्कर में पढ़ने की बजाय ना सिर्फ आप ये याद रखें कि जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, और P और Q जो हैं वो बिलोंग्स करने चाहिए Z में, तो वो रैशनल होगा। और इरेशनल के लिए ये है कि अगर कोई स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर हो जो मजीद हल होकर Z में ना पाया जाए, वो इरेशनल होगा। और जो पाई है, पाई इरेशनल है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो ये वैल्यूज है ना ये चलती रहती हैं और ये मुख्तलिफ आती हैं। यानी कि ये नंबर जो है ना बार बार रिपीट नहीं होते हैं। अगर नंबर बार बार रिपीट ना हो रहे हो तो वो भी इरेशनल होता है। और अगर नंबर रिपीट हो रहे हो यानी कि एक चीज बार बार ना सेम वही चीज आ रही है, मसलन अगर आप 4/6 को सॉल्व करें ना तो इसका जवाब आएगा 0.6666, तो ये भी रैशनल होता है। तो ये रैशनल और इरेशनल के अंदर ना फर्क है। लेकिन जो ज्यादा इसमें सवाल पूछे जाते हैं रैशनल और इरेशनल वाले, वो यही है कि स्क्वायर रूट, यानी कि ये पाई पाई रैशनल है या इरेशनल है, तो ये याद रख लेना। पाई इरेशनल होता है और 22/7 ये रैशनल होता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए और P और Q जो है वो Z में बिलोंग्स करें, वो भी रैशनल होंगे। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं 1/स्क्वायर रूट पाई, ये रैशनल है या इरेशनल है। तो अगर किसी इरेशनल को आप वन को इरेशनल से डिवाइड करें ना, वो भी इरेशनल ही आता है। तो ये जो है ना एक ये हो गया 1/पाई, ये भी इरेशनल है। मसलन अगर लिखा हो स्क्वायर रूट 21, इसका मतलब ये रैशनल है, इरेशनल है। अब अगर आप इसको 1/स्क्वायर रूट 21 लिखें तो ये अब ये भी पी में पाया जाता है, लेकिन ये जो क्यू है ना ये क्यू बिलोंग्स नहीं करेगा
जेड के अंदर, तो हम कहेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। तो इस तरह ना ये चंद एक चीज़ें थी जो रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड थी। अब हम ना क्वेश्चन की तरफ नहीं आ, आया। इसकी कोई समझ आई है रैशनल और इरेशनल की? इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो वो बताएं, रैशनल और इरेशनल के अंदर, क्योंकि एक ना सर क्वेश्चन। एक सेकंड मुझे देंगे सर। जी जी, सर एक सेकंड मुझे। ठीक हाँ है। जी। जी सर। हेलो। जी जी, जी सर, जी सर, बोल रहे हैं सर। हाँ जी। अब ना एक दफ़ा मैं आपको दोबारा ये थोड़ी सी एक दो बातें बता देता हूँ, फिर ना पेपर स्टार्ट करते हैं। मसलन मैंने आपको जी ये सर, जी। बताया कि अगर कोई चीज़ पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाए तो वो रैशनल होती है। और इसके अंदर जो शर्त है वो ये है कि पी और क्यू जो है वो किस में बिलोंग्स करने चाहिए, जेड में। जेड से मुराद है इंटीजर, हम्म। 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इसमें से होनी चाहिए। मसलन अगर लिखा हो 5/3, 5 भी जेड में बिलोंग्स करता है और 3 भी जेड में बिलोंग्स करता है, तो हम कहेंगे ये क्या जी, रैशनल है। इसी तरह अगर लिखा हो 22/7, तो 22 भी जेड में बिलोंग्स करता है और 7 भी जेड में बिलोंग्स करता है, तो 22/7 भी क्या होगा, रैशनल होगा। फिर एक क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि बताएं पाई जो है वो रैशनल है या इरेशनल है। तो पाई की जो वैल्यू है ना वो 3.14, इसके आगे भी ना चलती रहती है और इसके अंदर रेपिटेशन नहीं आती है, यानी कि चीज़ें ये नंबर ना मुख्तलिफ आते हैं, तो इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग। ऐसा जो क्वेश्चन हो जो नॉन रिकरिंग हो, यानी कि उसके अंदर चीजें रिपीट भी ना हो रही हो और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वो इरेशनल होता है। इस वजह से पाई इरेशनल है, लेकिन 22/7 वो रैशनल है, क्योंकि 22 और 7 जो है ये जेड में बिलोंग्स करते हैं। आमतौर पे जेन में ये बात आती है जी 22/7 जो है ना वो भी 3.14 है और पाई भी 3.14 है, तो पाई इरेशनल है, तो 22/7 भी इरेशनल होगा। लेकिन आपने ना 22/7 को रैशनल जो है ना ये बताना है। तो ये दो चार बातें जो हैं ये आपने ना जेहन में रखनी है। अब ये क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर, इन दोनों का अगर हम लें यूनियन, तो फिर हमारे पास क्या चीज़ आएगी। तो अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर को इन दोनों का यूनियन ले लें, यानी कि जो रैशनल नंबर होता है ना इसको हम क्यू से जाहिर करते हैं और इरेशनल नंबर को क्यू प्राइम से जाहिर करते हैं। अगर इन दोनों का यूनियन लें तो हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जो नंबर लाइन के ऊपर है, जिसको आप लिख सकें। मसलन अगर हम इधर एक नंबर लाइन बनाएं, तो नंबर लाइन के ऊपर अगर कोई नंबर अगर लिखा जा सकता है, मसलन अगर मैं कहूँ 1/2, 1/2 का मतलब ये है कि ये अगर हमारे पास 0 है, ये 1 है, तो 1/2 इस जगह पर आ जाएगा, 1/2। तो ये जो 1/2 है ये रियल नंबर है। 1/2 जो रैशनल होता है या इरेशनल होता है, ये दोनों रियल नंबर होते हैं। अगर इन दोनों का यूनियन लें तो यूनियन लेने से भी हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर आता है। तो इस तरह ये इसका जवाब होगा कि अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर इन दोनों का यूनियन लें तो हमारे पास रियल नंबर आता है। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि ये बताएं कि जो हमारे पास प्राइम नंबर है और उसका अगर हम स्क्वायर रूट लें, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लें, मसलन अगर हम लिखें √2 या √3, √5, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इरेशनल होगा। उसकी वजह ये है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 1 तो जेड में बिलोंग्स करता है, लेकिन √2 जो है वो बिलोंग्स नहीं करता है। तो √2 जो है वो जेड में नहीं पाया जाता। अगर वो इधर होता ना √4, तो √4 का बन जाना था 2,
और 2 जो है ना वो जेड में पाया जाता है। तो इस वजह से हम कहेंगे ये जो प्राइम नंबर है और उनका जो स्केयर रूट है वो जेड के अंदर बिलोंग्स नहीं करता है, क्योंकि जो हमारे पास जेड है तो जेड तो इसके बराबर होता है 0 +-1 +-2 और +-3 एंड सो ऑन। इसके अंदर 2 है लेकिन 2 का स्केयर रूट नहीं है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये बताएं कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर की वो कौन सी है। तो रियल नंबर को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं आता, वो 1 है। मसलन इस जगह पर अगर मैं लिखूं कोई भी एक रियल नंबर, मसलन 5/1, 5/1 का मतलब है 5। अब 5 को अगर मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 × 1 5 होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर वो किसके बराबर है जी, 1 के बराबर है। तो रियल नंबर वो होता है जो नंबर लाइन पर जाहिर किया जा सके, कोई भी नंबर हो। मसलन अगर मैं कहूँ 3/5, तो 3/5 का मतलब ये है कि अगर हम एक लाइन लगाएं 0 से 1, अब हमने इसके अंदर 5 लाइनें लगानी है, यानी कि 5 इसके हिस्से करने हैं तो 4 लाइनें आएंगी, 1 2 3 और 4, टोटल ये 5 खाने हो गए। 5 खानों में से ये वाला जो पॉइंट है ना ये है 3/5। अब क्योंकि ये नंबर लाइन पर लिखा गया इस वजह से ये क्या रियल नंबर है। अब रियल नंबर को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं और इसके जवाब के ऊपर कोई फर्क ना आए, तो वो मुझे पता है रियल नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके जवाब के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो रियल नंबर की है वो किसके बराबर होती है जी, वो 1 के बराबर होती है। तो इस तरह इसका ये जवाब है। अच्छा, अब इसके बाद अगर इससे अगला जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी यूज इन, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो ब्रैकेट्स हैं। तो इसकी पहली 2 टर्म्स के साथ ब्रैकेट लगी हुई है और इस साइड पर आखिरी 2 टर्म्स के साथ ब्रैकेट लगी हुई है, बाकी रकम सेम है। यानी कि A1 3/4 इनके दरमियान में ये प्लस लिखा हुआ है। तो ऐसी चीज जिसमें ब्रैकेट्स का फर्क हो और वैसे तरतीब सेम हो तो उसको हम कहते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो कौन सी है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इससे जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर ए बड़ा हो बी से, या ए बराबर हो बी के, या ए बी से छोटा हो, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी। मसलन हमारे पास कोई 2 नंबर हैं, मसलन एक नंबर मैं लिख देता हूँ जी हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 5 है। अब ये 3 बातों में से ना कोई एक बात होगी, या तो ये दोनों बराबर होंगे, या एक चीज बड़ी होगी एक छोटी होगी, या ये वाली 2 बड़ा होगा और 5 छोटा होगा। तो इन तीनों में से कोई एक बात होगी, यानी कि यहाँ ये ठीक होगी और यहाँ ये ठीक होगी, यहाँ ये वाली बात ठीक होगी। तो हमें पता है जो 2 है वो स्मॉलर होता है 5 से, तो ये वाली बात ठीक है। तो जिसके अंदर ये 3 ऑप्शन आते हैं ना इसको कहते हैं ट्राइकॉटमी, ये TRI लिखा हुआ है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। अगर ए और बी आर में बिलोंग्स करें, मसलन 2 और 5 जो है ये पाए जाते हैं रियल नंबर में। तो रियल नंबर वो नंबर हैं जो नंबर लाइन के ऊपर जाहिर किए जा सकते हैं, 0 1 2 3, माइनस में भी ये हो सकते हैं। तो इनमें ये बिलोंग्स करें, फिर ये जो आपने 2 नंबर लिए होंगे उसमें एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकते हैं, या पहला नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। उसके बाद जो सवाल नंबर 6 है, इसके अंदर कह रहे हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स कर रहा है आर में, यानी कि आपने कोई एक नंबर ले लिया। अब वो नंबर मसलन मैं कहता हूँ मैंने 5 नंबर ले लिया, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि आपने प्लस करना है, ऐड का मतलब प्लस करना है, लेकिन इसका इनवर्स 5 का इनवर्स होगा -5। तो जवाब कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है कि उस नंबर को उसके अंदर ऐड करें तो जवाब 0 आए। अब ए है तो ए का एडिटिव इनवर्स होगा -A। तो अगर ए के अंदर हम -A को ऐड करेंगे तो तब वो चीज़ 0 के बराबर आती है। तो इसका मतलब ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो किसके बराबर है, -A के बराबर है। अच्छा, इसी तरह
ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, जो आर में बिलोंग्स कर रहे हैं, ए और बी ऐसे नंबर हैं जो आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, और ए बी वो बराबर है बी ए के। मसलन कोई दो नंबर हैं, अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है ए के, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है। जिस तरह बाज़ औक़ात हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम कहते हैं जी 2x बराबर 3 के है, तो इसको हम यूं भी तो कह सकते हैं 3 बराबर है 2x के, यानी कि इनकी हम जगह चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ शुरू में लिखी हो उसको बाद में लिख सकते हैं, और बाद वाली चीज़ को शुरू में लिख सकते हैं अगर बीच में इक्वल का साइन हो। तो ये जो प्रॉपर्टी अक्सर जगह पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस्तेमाल कर भी लेते हैं, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। तो ये कुछ इस तरह के ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि बताएं कि ये जो हमारे पास है, एक मिनट यहाँ से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये वन और जो -1 है, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी जो है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कौन सी। आमतौर पे ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इसके लिहाज से इसको ना सॉल्व करना होता है। इसका तरीका ये होता है कि आपने एक बॉक्स बना लेना होता है। अब इस बॉक्स के अंदर आपने 1 और -1 इस जगह पर लिखा, 1 और -1 इस जगह पर लिखा। अच्छा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। इसी तरह इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, और ये माइनस माइनस +1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये चार जवाब आए हैं, यानी कि 1 -1 -1 और 1। तो अब ये जो -1 है और 1 है, ये किस में बिलोंग्स करने चाहिए, इस सेट में बिलोंग्स करने चाहिए। ये जो सेट इधर लिखा है ना, 1 और -1, तो इसका मतलब ये दोनों तो इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसके अंदर ये क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टी अगर हम चेक करें एडिशन के लिहाज से, फिर इसके अंदर देखते हैं कि क्या जो है ना इसका जवाब आता है। मसलन इस जगह पर अगर मैं लिखूं प्लस, अब इधर मैं लिख देता हूँ 1, और इस जगह पर मैंने लिख दिया -1, 1 और -1। अब इसको ऐड करेंगे, 1 और 1 2, 1 -1 0, -1 और 1 इसको ऐड किया 0, -1 और -1 -2। अब -2 0 और 2 ये नहीं बिलोंग्स करते हैं इस सेट के अंदर, तो ये तो चीज़ें इस सेट के अंदर बिलोंग्स ही नहीं करती हैं, तो हम कहेंगे इसके अंदर एडिशन वाली प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। इसके अंदर सिर्फ जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है जी, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है। तो ये जो सेट है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी पाई जाएगी। अच्छा, अब उससे जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर वो कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए किसके बराबर है। इसको हम यूं लिखेंगे 1 + अयोटा, और इसके ऊपर स्केयर लिख लेते हैं और सारे की पावर लिख लेते हैं 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर +2 फार्मूले का, फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और होल की पावर 4। तो 1 का स्केयर 1 ही है, अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के, और ये 2 अयोटा और सारी चीज की पावर कितनी है 4। 1 और -1 कट जाएंगे। अब 2 की पावर 4 होता है 16, और अयोटा की पावर 4। अयोटा की पावर 4 को हम यूं लिख सकते हैं अयोटा स्केयर का स्केयर, तो ये हो जाएगा 16 अयोटा स्केयर बराबर है -1 के, इसका स्केयर करेंगे तो -1 का स्केयर 1 होता है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इधर भी ये 16 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर किसके बराबर है, 16 के बराबर है। अच्छा, अब उसके बाद जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना ये लिखा हुआ है कि ए जमा अयोटा बी, इसका इमेजिनरी पार्ट आप बताएं क्या है। तो ये जो चीज़ लिखी होती है, किस जगह पर गया, ये वाली चीज रियल होती है, और जो अयोटा के साथ लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास बी के बराबर है, ये रियल होगा। फिर हम लिखेंगे जमा अयोटा, और अयोटा के साथ जो चीज होगी वो कम्प्लेक्स पार्ट, या उसको हम इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं।
तो इसका सिंपल सा जवाब है, जो अयोटा के साथ चीज़ लिखी हुई है वो इसका कम्प्लेक्स नंबर का वो इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, अब इसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बताएं जो स्क्वायर रूट -1 है ये किसके बराबर होता है। स्क्वायर रूट -1 बराबर होता है योटा के। जिस तरह हम लिखते हैं ना, योटा स्क्वायर बराबर है -1 के। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये और ये कट जाएगा, तो अयोटा बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट -1 के। अब खाली अयोटा का मतलब ये है 0+1 अयोटा, यानी कि ये रियल पार्ट जमा 1 और साथ अयोटा। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बन रहा है, कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। कम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती हैं, एक रियल पार्ट जमा इमेजिनरी पार्ट, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि बताएं कि अगर -a और -b अयोटा और इसके ऊपर ये बना हुआ है जी बार सा बना हुआ है, तो इसको वो कह रहे हैं कि बताएं ये किसके बराबर है। ये -a -b और इसके ऊपर बार है। ये जो बार होता है इसका ये हम कांजुगेट लेते हैं। कांजुगेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। ये जो शुरू में -a है इसको इसी तरह ही लिखेंगे, और ये योटा के साथ जो बी है इसका साइन चेंज करेंगे। ये -b है, ये +b योटा में चेंज हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये वाला इसका ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि बताएं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। अच्छा, इसके अंदर आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला इसके अंदर जो इस्तेमाल होगा वो ये होगा कि a/a² जमा b² फिर कामा -b/a² प्लस b², ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अब अगर मैं ये a की जगह पर 1 लिखूं और नीचे 1 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर, इसी तरह कामा, अब ये दूसरी टर्म माइनस, अब ऊपर 0 आ गया ना, नीचे कुछ भी है ना वो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसको अगर मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 कामा 0, यानी कि 1,0। ये शुरू वाला रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसके अंदर सिर्फ रियल पार्ट ये, यानी कि हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन ने इस तरीके से सॉल्व होना है। अच्छा, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट है इसको देखते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है अयोटा की पावर 17। अयोटा की पावर 17 को सॉल्व करते हैं। तो अयोटा की पावर 17 का मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर 16 इंटू अयोटा। अयोटा की पावर 16 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 8 इंटू अयोटा। अयोटा की स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। -1 की पावर 8 इंटू अयोटा। अब -1 की पावर इवन नंबर है, जब इवन नंबर होता है तो वो चीज़ माइनस जो है ना वो ख़त्म होके +1 आ जाता है और साथ अयोटा। तो इस तरह इसका जो जवाब है वो हमारे पास आ जाएगा खाली अयोटा। तो इसका ये जवाब इधर लिखा हुआ है अयोटा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखते हैं। इसके अंदर क्या वो कह रहे हैं, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपने बताना है माइनस अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो माइनस अयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो अयोटा होता है। वो किस तरह, मसलन इसका मतलब ये है 0 - 1, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ना, 0 - 1 अयोटा। अब इसकी अगर हम दूसरी फॉर्म बनाएं तो ये वाली फॉर्म बनेगी। तो अब इधर से ए से मुराद 0 है और बी से मुराद है -1 है। अब अगर हम फार्मूला लगाएं, a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। अब a क्योंकि हमारे पास 0 है तो सारी चीज़ ये शुरू वाली 0 हो जाएगी, और ये माइनस फार्मूले का, और b हमारे पास -1 के बराबर है, नीचे -1 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, और ये माइनस माइनस +1, और नीचे -1 का स्क्वायर वो 1 ही होता है। तो ये 0 और ये 1। तो अब ये जो 1 है ये दूसरे नंबर पर आ रहा है।
तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 0+1 अयोटा। तो ये किसके बराबर होगा जी, अयोटा के बराबर होगा। तो इस तरह इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो माइनस अयोटा, यानी कि माइनस अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अयोटा होता है। तो इनकी समझ आ रही है क्वेश्चंस की? हाँ जी, ये थोड़े से वो हटके हैं, क्योंकि ये आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हाँ जी, ये साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है। जी ठीक अच्छा, है, ये अब मैं इस, दोबारा एक दफा देख लूंगा, ये 15वां दिखाना है। ये 15वां, ठीक है, ये मैं आपको दोबारा समझा जी जी, देता हाँ हूँ। जी, 15 नंबर। हाँ, ये कोई नहीं मसला। नहीं, वो मैं कर लूंगा सर आगे। टाइम इज वेरी शॉर्ट सर। अच्छा, बस ऐसे आज। चलें, ये अगला क्वेश्चन भी इसके साथ का यही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव अच्छा। आइडेंटिटी है ना, वो 1 और 0 होती है। उसकी वजह ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हाँ। हमें पता है 1 के बराबर है। तो अगर 1 को अगर हम हाँ जी। कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो यूं लिखेंगे 1+0 अयोटा। तो ये फिर यही चीज हम्म, बन जाती है, 1 फिर कामा लगा के और इधर 0 लिख देते अच्छा। हैं। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर अच्छा। आपने बताना ये किसके बराबर है। ये पहली चीज रियल है, ये कम्प्लेक्स है। ये रियल है और ये कम्प्लेक्स है। रियल ने रियल में ऐड होना, 9 और 3, ये हो गया 10। ये इस जगह पर 10 लिखा हुआ है। फिर ये कम्प्लेक्स ने कम्प्लेक्स के साथ होना है। 9 में से 5 निकालेंगे तो अच्छा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन है कि अयोटा की पावर -19 किसके बराबर है। तो इसके जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, क्योंकि ऊपर आड नंबर है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसको, -1 बार ले लेंगे, ठीक है, ये यानी हो कि ये जाएगा माइनस, सर। सिर्फ ब्रैकेट खत्म होगी, ये इसका माइनस आएगा ये 7। ठीक अब है। ये 19 है, इसको लिखेंगे 18 इंटू अयोटा। अब ये जो 18 है, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर 9 इंटू अयोटा। अब ये माइनस, शुरू में अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के, -1 की पावर 9 इंटू अयोटा। अब ये फिर आड नंबर आ गया पावर में। अब इसका फिर ये -1 बच जाएगा, और अब माइनस माइनस प्लस अयोटा, यानी कि अयोटा इसका जवाब है। तो ये इसकी जो ऑप्शन है, ये जी अयोटा जी, ठीक हो इस गया। तरह आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या लिखा हुआ है। इससे अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अयोटा की पावर 14। इसने भी उसी तरह ही हल होना है। यूं लिखेंगे अयोटा स्केयर और इसकी ये पावर हो जाएगा। 7। तो -1 की पावर 7 7 है, -1 ये आंसर। -1 ठीक है इसका सर। आंसर आ जाएगा। अच्छा, जी अब सर। ये जो है ना, ठीक है सर। इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना होता है कि जी अगर इसकी सर। हम मैग्नीट्यूड लेना, तो ये जो रियल नंबर है ना, इसका आपने स्केयर लेना होता है। रियल नंबर इधर -3 है, -3 का स्केयर फिर प्लस, और इमेजिनरी नंबर -4 है, -4 का स्केयर करेंगे। तो ये 3 का स्केयर 9, और ये 16 हो गया। तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 25। और 25। 25 का स्केयर रूट 5 के बराबर होता है। अब 5। उससे अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह ही है। तो इधर काज और साइन लिखा हुआ है, तो अच्छा, हम तो इसका कहेंगे, मैग्नीट्यूड लेना होगा। हाँ जी, मैग्नीट्यूड लेना होता है। ये रियल है ना काज, इसका पहले स्केयर ले ठीक लेंगे, है। फिर जमा अयोटा के साथ साइन है, इसका स्केयर ले लेंगे। काज स्केयर जमा साइन स्केयर, ये बराबर होता है 1 के। 1 का स्केयर रूट लें तो वो 1 के ही बराबर आ जाता है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको जरा समझ लें। मसलन ये जो चीज़ लिखी है ना, जेड बराबर है A+ अयोटा बी, इसका मतलब ये है कि जेड अगर हमारे पास इस जगह पर लिखा हो, तो इसकी जो नीचे वाली प्रोजेक्शन है ये ए होती है, और ये वाली जो साइड है ये बी होती है। तो जेड हमारे पास होता है स्केयर रूट A स्केयर जमा बी स्केयर। अब अगर हम बात करेंगे ना कास थीटा की, तो कास थीटा हमें पता है वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसकी बेस ए है, तो ए हम इधर लिख देंगे, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है, जो तिरछी साइड है, वो जेड के बराबर है। तो ये हमारे पास कास थीटा का ये आंसर आ जाएगा। अगर इस जगह पर होता ना साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इधर जो परपेंडिकुलर है वो बी है, और हाइपोटेन्यूज वो जेड है, वो बी ओवर जेड आना था। इसी तरह इससे अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने पहले इसका लेना मॉड। ये लिखा हुआ है जी जेड मॉड की वैल्यू बताएं। तो जेड किसके बराबर है, जेड बराबर है 3 + 3 -4 अयोटा। जब इसका हम बार लेंगे ना,
ये माइनस चेंज हो जाएगा दोनों प्लस। साइन चेंज हो जाएगा, ठीक अब है। इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, 3 का स्केयर और 4 अच्छा। का स्केयर, ये बन गया 9 और ये बन गया 16, ये 25 बना, 25 का 5 आंसर आ जाएगा। तो ये 5 इस तरह आना है। उसके बाद ये लिखा हुआ है जेड स्केयर किसके बराबर होता है। तो जेड स्केयर ना जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। वो किस तरह है, इस चीज के बराबर होता है। मसलन अगर मैं जेड और जेड बार लिखूं, जेड होता है ए प्लस बी अयोटा, और जो जेड बार होगा ना ये होगा ए माइनस बी अयोटा। अगर इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएं, फर्स्ट टर्म का स्केयर और ये बन जाएगा जी सेकंड टर्म का स्केयर, ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर अयोटा स्केयर बराबर है -1 के। तो वो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, यानी कि इसका ये जवाब आया। और जो जेड बार की मैग्नीट्यूड होती है उसका भी यही जवाब होता है। यानी कि अगर इसके ऊपर स्केयर हो तो वो भी ए स्केयर जमा बी स्केयर के बराबर होता है। अगर स्केयर रूट हो तो इधर स्केयर नहीं होता। और अगर हम इस जगह पर स्केयर रूट लगा दें, खत्म कर दें, तो ये जेड स्केयर के बराबर होता है। इसका मतलब इस दोनों का जवाब सेम है, तो ये और ये चीज सेम होगी। तो जो जेड बार का स्केयर है वो जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। तो इस तरह इसका जवाब ये आना था। अच्छा, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर अच्छा। 25 के अंदर लिखा हुआ है जो कम्प्लेक्स नंबर ये वाला है, ये किसके बराबर होगा। कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड जिसको कहते हैं। तो ए जमा बी अयोटा की जो मैग्नीट्यूड है, जिसको हम वो जेड की मैग्नीट्यूड कहते हैं, वो हमें पता है। उसको हम लिखते हैं रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो ये स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर के बराबर होगा। अब ये जो चीज़ है 5 - 3 अयोटा, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। इसको हम लिखेंगे 5 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर। 5 का स्केयर 25 और 3 का स्केयर 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 34 का स्केयर रूट। तो ये इसका इस तरह जवाब आ जाएगा। अच्छा, एक उसके सर इसका अंदर अयोटा क्यों नहीं लगाता सर? योटा को इसके अंदर नहीं लिखना होता। उसकी वजह ये होती है, जो मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस होता है ओरिजिन से ले करना जिस जगह पर वो जो पॉइंट है ना उस तक का फासला। मसलन मैं कहता हूँ ये नीचे वाली साइड 4 है और ये अच्छा। वाली साइड 3 है, तो इधर हम लिखते हैं 4 और 3। हम्म, अब इसके अगर हमने ये वाला फासला निकालना हो ठीक। और पाइथागोरस थ्योरम लगाए ना, उसके अंदर हम ये लिखते हैं कि बेस का स्केयर और परपेंडिकुलर का स्केयर, और इसका फिर हम स्केयर रूट ले लेते हैं। तो ये हम कहते हैं ये मॉडुलस है। अब मॉडुलस के अंदर क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ ये जो वाई एक्सिस होता है ना, इसको शो करने के लिए ना अयोटा लगाते हैं। मसलन 4 + 3 अयोटा का मतलब ये है कि 4 अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और अयोटा से मुराद है वाई एक्सिस के ऊपर आपने 3 पॉइंट ऊपर को जाना है। तो इस वजह से इसके फार्मूले में ये अयोटा जो है ना ये शामिल नहीं करते हैं। तो इसका यही फार्मूला जी ठीक। होता है कि जेड बार जो है ना ये बराबर है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के जी बराबर ठीक होता है, है। ठीक। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ऐसा ना शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में वो पूछ लेते हैं कि जी ये हमारे पास नंबर है 1 इसको माइनस। रेशनलाइज कर दे। हाँ, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स